जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कल हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें रेस्ट्रिक्टेड कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं 23-24 के अंदर आपको बताई गई। अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपने उन रेस्ट्रिक्टेड कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट दिखा दी है तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है, ताकि आपके लिए इस ट्रांजैक्शंस को वे फॉरवर्ड किस तरीके से करना है ये आप समझ जाएं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि अगर आप लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर लोन और डिपॉजिट ले रहे हैं और वो अमाउंट जो है लोन और डिपॉजिट का जो लिया गया कैश के अंदर वो 20,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। इसके अंदर जो पेनल्टी का अमाउंट लिखा गया है, अगर आप देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन, पेनल्टी ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट टेकन इन कैश विल बी लेवीड। यानी कि मान लीजिए 23-24 में आपने बुक्स के अंदर या आपने अपने अकाउंट्स के अंदर कैश का लोन दिखा रखा है और वो दिखा रखा है 1 लाख रुपए का कैश लोन। तो आपने 20,000 या उससे ज्यादा का कैश में लोन दिखाया है, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 1 लाख रुपए की लग जाएगी। यानी कि वो अमाउंट जितने का आपने कैश में लोन का एंट्री दिखा रखा है, 1 लाख रुपए पूरा का पूरा आपको एज अ पेनल्टी पे करनी है। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि लेट सपोज आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई लोन का अमाउंट या कोई डिपॉजिट का अमाउंट जो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है या आपने ले रखा है उसका रीपेमेंट करते हैं। तो रीपेमेंट के लिए इन्होंने क्या बोला है यहां पर, इस बात को भी समझिएगा। इफ एनी कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन फॉर एनी सच पर्पसेस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग टू बी रीपेड, यानी कि आपने कैश रिसीव किया था किसी एक पर्सन से फॉर एनी सच पर्पस, पर्पस क्या क्या, फॉर एनी लोन और डिपॉजिट और फॉर एनी अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्लैट्स वगैरह आप सेल करते हैं और उसको कैश में, उसका पेमेंट कैश में रिसीव कर लेते हैं, तो रिसीविंग के टाइम पे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। लेकिन आपने ऑलरेडी कैश रिसीव कर रखा है लोन या डिपॉजिट के रूप में और उसका आप रीपेमेंट करते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जिसका आप रीपेमेंट करते हैं, देन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 20,000 विल अप्लाई टू द आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस एनी सब्सिक्वेंट रिसीट। यानी कि अगर आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है डिपॉजिट का, लेट सपोज 20,000 रुपीज, ठीक है, और उसके बाद फर्दर आपने 23-24 की हम लोग बात कर रहे हैं, 22-23 में आपने ऑलरेडी दिखा रखा है कि आपने 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज जो है डिपॉजिट या लोन के रूप में ले रखा है। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो आप इसको रीपे करने वाले थे, जो आप इसको रीपे करने वाले थे। लेकिन अब हुआ क्या, रीपे करने वाले तो थे लेकिन आपने बाद में फिर इससे 10,000 रुपीज जो है वो कैश में ले लिया। तो अब आप बोलेंगे कि ये 10,000 रुपए का जो अमाउंट है ये तो हम लोगों ने बिलो द लिमिट लिया है, तो इसे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो फिर आप ये बात समझिए कि जो आपकी ये लिमिट है ये क्यूमुलेटिव हो जाएगी आउटस्टैंडिंग बैलेंस और प्लस सब्सिक्वेंट रिसीट्स, यानी कि टोटल 30,000 की रिसीप्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैश ट्रांजैक्शंस को बहुत ज्यादा तवज्जो ना दें, उसको जितना हो सकता है उसको डिमीन करें, उसको डिस्करेज करें, नहीं तो पेनल्टी जो है 100% अमाउंट का लगा दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें अगले ट्रांजैक्शन की, तो ये है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन और सर्टेन डिपॉजिट्स। आपने लोन रिसीव किया, अब उसको रीपे कर रहे हैं। आपने हो सकता है बैंक का लोन लिया हो, मतलब बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लोन लिया हो, बट अब आप रीपेमेंट कर रहे हैं। और रीपेमेंट जब आप करते हैं तो वो आप करते हैं 20,000 या उससे ज्यादा का, जिसमें बताया गया है एनी ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ फर्म और अदर पर्सन इज नॉट अलाउड टू रीपे एनी लोन और डिपॉजिट इन कैश, कैश के अंदर आप नहीं कर सकते, इफ द अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और द स्पेसिफाइड एडवांस with the interest is
20,000 रुपीज और 20,000 रुपए से ऊपर का लोन डिपॉजिट है तो उसका पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स और स्पेसिफाइड एडवांस मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में लिया गया एडवांस held by such person either in his own name or jointly with other person on the date of such repayment with interest if any is 20,000। आप अपने नाम पर या जॉइंट नेम पर भी अगर 20,000 रुपए से ऊपर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लोन का है जिसका रीपेमेंट आप कैश में कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर पेनल्टी प्रोविजंस जो है वो लग जाए। हाँ, अगर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू काम कर रहे हैं, बैंक्स के लोन है उसको आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, वो उनमें दिक्कत नहीं है। अदर देन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जो आपकी कोऑपरेटिव स्टैब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट और स्टेट प्रोविजंस जो होते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन मतलब इन सारे अथॉरिटीज के साथ अगर आप कैश में लेन देन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 19-20 के अंदर टीडीएस जो है वो भी अब आपका कटेगा अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉल है। ये सारी बातें तो टीडीएस के अंदर है। मुद्दा क्या है, पेनल्टी क्या लगी। पेनल्टी के लिए उन्होंने बोला है पेनल्टी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट रीपेड विल बी लेवी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन रीपे कर दिया है कैश में, तो पेनल्टी जो लगेगी वो 1 लाख रुपए की पूरे अमाउंट के ऊपर लगा दी जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए का पेनल्टी अमाउंट जो है वो आपको पे करना। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है अदर कैश ट्रांजैक्शंस, जिसमें 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई है, जिसमें आप एक दिन में एक पर्सन से 2 लाख रुपए का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते या 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। आप किसी एक पर्सन से एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपका वो ट्रांजैक्शन जो है 2 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ट्रांजैक्शन की बिलिंग आपने करी है 5 लाख रुपए की, तो इस 5 लाख रुपए के लिए आप एक बार पेमेंट ले लेते हैं बैंक में 1 लाख रुपया, फिर आप ले लेते हैं 1 लाख रुपया बैंक में, ये आपने बैंक में ले लिया और बैलेंस बचा, बैलेंस आपके पास बचता है 3 लाख रुपए, तो आप इसको कैश में ले लेते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास समस्या आएगी क्योंकि ये इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो हो जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। या फिर कोई इवेंट या कोई एक ओकेजन है जिसके रिस्पेक्ट में 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश रिसीव आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम किस तरीके से आएगी, कितनी लगेगी पेनल्टी, इसके लिए क्या पेनल्टी प्रोविजंस है, इसके लिए पेनल्टी प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 271 डी ए के अंदर, फॉर अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीव। तो हमारे एग्जांपल में जो आपने ये 3 लाख रुपए का कैश रिसीव किया है, ये पूरा का पूरा 3 लाख रुपए एज अ पेनल्टी आपको पे करनी। तो कैश रिसीविंग के ऊपर ये ह्यूज पेनल्टीज जो है गवर्नमेंट ने इंपोज कर रखी हैं। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपका नुकसान जो है बेहद ज्यादा हो सकता है। इसके बाद अगर आप कैश के अंदर एक्सपेंडिचर करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट पेनल्टी तो नहीं लगती है, लेकिन 10,000 रुपए से ऊपर का जितना भी आप कैश एक्सपेंस दिखाते हैं वो एक्सपेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंडिचर नहीं दिया जाता है। मतलब आपका प्रॉफिट उतने अमाउंट से इंक्रीज कर दिया जाएगा और एप्लीकेबल टैक्स जो है वो उस पे लग जाएगा। जैसे लेट सपोज आपने कोई एक्सपेंस दिखाया कि हमने 1 लाख रुपए में कैश एक्सपेंस करा है और उसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आया वो आया लेट सपोज 5 लाख रुपए का, जिसमें से आपने ये 1 लाख रुपए कैश एक्सपेंस माइनस किए हुए हैं। अब होगा क्या कि अब यहां पर चूंकि आपने 10,000 से ऊपर का कैश एक्सपेंस दिखा रखा है तो ये 1 लाख रुपए जो आपने प्रॉफिट में डिडक्ट कर लिया है ये डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब ये 5 लाख रुपए ना होकर के इसमें ये एक्सपेंस ऐड कर दिया जाएगा, ये मानते हुए कि ये एक्सपेंस आपका था ही नहीं। तो अब आपको 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, ये बात भी समझ में आ। इसके बाद अगर बात करें डीम्ड इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड। अब इसी एग्जांपल में लेते हैं कि आपने जो ये एक्सपेंस किया था ये अभी पे नहीं किया है, आपने एक्सपेंस जो है बुक कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। 1 लाख रुपए के आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में शो हो गए हैं 22-23 में, तो आपने अलावेंस तो क्लेम कर लिया, 22-23 में आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने पेमेंट करा ही नहीं। अब आप क्या करते हैं 23-24 में
इस आउटस्टैंडिंग का पेमेंट कर देते हैं कैश के अंदर। जैसे ही आप कैश में इसका पेमेंट करेंगे, तो कैश में पेमेंट करते ही 23-24 में जो ये आपका अलाउ हुआ था 1 लाख रुपए, 23-24 में ये आपकी इनकम मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम जो है ये मान ली जाएगी, और इसके ऊपर आपका टैक्स पेमेंट जो है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर डीम्ड इनकम जो है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, अदरवाइज यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज करते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आप कैश के अंदर 10,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट शो करते हैं, तो उस एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो आपको नहीं बेनिफिट मिलेगा। फिर से वही चीज होगी, आपका प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा, टैक्स अमाउंट आपका ज्यादा लगेगा। डोनेशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं सेक्शन 80G के अंदर, तो 2,000 रुपए से ज्यादा का अगर कैश डोनेशन करते हैं तो 80G के अंदर रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम आपकी निकल के आती है वो फिर से बढ़ जाएगी, टैक्स अमाउंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा। 80D की अगर बात करें, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं, जैसे अपना स्टार हेल्थ का हो गया लेट सपोज, तो आपने उसका पेमेंट कर दिया है लेट सपोज 20,000 रुपए का, और ये पेमेंट आपने करा है कैश में। अगर आप कैश में करेंगे तो 80D के अंदर जो आपको डिडक्शन मिल जाती है वो नहीं मिलेगी, और आपकी टोटल इनकम जो है वो 20,000 रुपए से एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, उसके ऊपर लाइबिलिटी आपकी। तो ये पेनल्टीज और ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इन कैश ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते। और कैश ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट जीएसटी के अंदर भी दी गई है, जो रूल 46 के अंदर बताया है। अगर आप जीएसटी का कंप्लीट कवरेज समझना चाहते हैं, जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड चाहे वो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस हो, इनवॉइसेज हो, कलेक्शंस हो, आरसीएम के चेंजेस, अमेंडमेंट्स, जो आपका अभी अक्टूबर 23 के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स भी इसमें हम लोग आपको फ्री में इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप इन कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन में दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली आपको सारे के सारे चेंजेस जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।